आज पारतंत्र में जो पारतंत्र आपका लास्ट पार्ट है बायोलॉजी का, उससे आपका बोर्ड में 5 अंक पूछा जाता है और ये बहुत सरल पाठ होता है। इसको केवल थ्योरेटिकल ज्ञान है हमें तो इसके बारे में लिखा जा सकता है। देखो जो पारतंत्र है तो पारतंत्र क्या है? पारतंत्र जो जीवधारी है हमारे, उसमें 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, बायोटिक और एनायोटिक। जैविक घटक जो आते हैं जो सजीव होते हैं, सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, ठीक है, जंतु भी आते हैं, मानव भी आते हैं, अर्थात जिसमें जान हो जैविक घटक, और अजैविक घटक में जान न हो वो अजैविक घटक। उसमें होता है ताप है, वर्षा है, वहाँ की वायु है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की मिट्टी है। इनके 2 पार्ट हो गए पारतंत्र के। इनका आपस में संबंध जो है, इनका आपस में जीवधारी क्या संबंध है, इसको हम पारतंत्र कहते हैं। देखो पारतंत्र में सभी जीव जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं इसमें, है ना, आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, अनुरूप क्रियाएं, है ना। प्रकृति में जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में मिलकर के पारतंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारतंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने 1935 में किया था। टेंसले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किया। ये पूछ सकते हो के बारे में। अब देखिए आगे बढ़िए, इसमें पारतंत्र एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक। पारतंत्र का प्रयोग जो है पारतंत्र के प्रकार में है ना। पारतंत्र मानव निर्मित पारतंत्र, जैसे पूछाया कि मानव निर्मित पारतंत्र के बारे में बताइए, तो मानव निर्मित पारतंत्र में जैसे गमले में फूल लगाना, पेड़ लगाना, मानव खेती करता है तो खेती करना, ठीक है, जो मानव स्वयं करता है उसको हम कहते हैं मानव निर्मित पारतंत्र। और जो प्राकृतिक होता है, जैसे जंगल क्या है, प्राकृतिक पारतंत्र, जंगल में स्वतः अपने आप उग जाता है, जंगल वो प्राकृतिक पारतंत्र कहता है। और एक भी एक्वेरियम, जल जीवशाला, एक्वेरियम भी घर में लोग सजावट के लिए बना के रखते हैं, ये भी मानव निर्मित पारतंत्र हुआ। तो ये पारतंत्र के प्रकार मानव निर्मित या कृत्रिम। और कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम वही आपको वही हुआ। इसके बाद देखो पारतंत्र के बाद आपको आएगा पारतंत्र के घटक उत्पादक। तो पारतंत्र के घटक क्या है? देखो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो पौधे सूर्य का प्रकाश जो है कितना ग्रहण करते हैं? 1% सूर्य का प्रकाश पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे जो है 1% प्रकाश से ये पूरी प्रक्रिया करते हैं। 1% जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, पौधे उसको ग्रहण करते हैं, उससे प्रकाश क्रिया करते हैं, और इससे जो ग्लूकोज बनता है वो मंड के रूप में बदल करके पौधे के अंदर संचित हो जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश का जो 1% ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। सूर्य से ऊर्जा जो आती है पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से प्राथमिक होता है, प्राथमिक द्वितीयक, द्वितीय से तृतीयक, अर्थात ऊर्जा एक दिशा में बहती है, यूनिडायरेक्शन चेंज होती है ऊर्जा की। अब इसमें जो ऊर्जा एक कोशिस्टर से दूसरे में जाती है, तो इसमें 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। केवल 10% ऊर्जा एक कोशिस्टर से दूसरी कोशिस्टर में पहुँचती है। इसको कहते हैं, इसको दिया था रेमंड लिंडमान ने इस नियम को सन 1942 में दिया था। इसको कहते हैं ऊर्जा का 10% का नियम। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया? वैज्ञानिक नाम क्या लगा? रेमंड लिंडमान ने सन 1942 में दिया। अब देखिए ऊर्जा देखिए वो 90% ऊर्जा एक कोशिस्टर से दूसरे कोशिस्टर में जाती है। इसके बाद क्या आएगा? आहार जाल क्या होता है? फूड वेब। देखो फूड वेब में ये चेन बनी है, ये सब तुम्हारे उत्पादक खरीद होते हैं। इसको खरगोश भी खा रहा है, चूहे भी खा रहा है, बकरी भी खा रही है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीय उपभोक्ता है। तो
कई खास श्रृंखलाएं मिलाकर के खाद्य जाल बनाती है। खास श्रृंखलाएं कई हो जाएगी तो क्या बनेगा? खाद्य जाल। खाद्य जाल की कितनी कुर्सियाँ हैं, ये एक ब्रांच बन रही है, दिखा रहे हैं कितना जाल बना, इसको हम कहेंगे खाद्य जाल। खाद्य जाल में कितनी कुर्सियाँ आती है। अब देखो जो मुख्य इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल आवर्धन ये डिपार्टमेंट आपने पूछा है। बायोलॉजिकल आवर्धन ये होता है कि जो पौधों में कोई हम कीटाणुनाशक पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटाणुनाशक जीवाणुनाशक, तो उनका जैसे डीडीटी है या बीएससी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये जो कीटनाशक डाले जाते हैं, तो इनका अगर आप बटन नहीं होता तो जो पानी के साथ पौधों के जड़ों में पहुँचते हैं और जड़ों से पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पौधों को जो खाते हैं तो वो उनके अंदर जाएंगे कीटनाशक, और फिर द्वितीयक भोक्ता के अंदर जाएंगे, तृतीयक के अंदर जाएंगे, तो इनकी मात्रा लगातार बढ़ती रहती है। इनका जो सांद्रण है लगातार बढ़ता रहता है और सबसे ज़्यादा होता है मनुष्य के पास, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है तो उसके अंदर ऐसे कीटनाशक ज़्यादा एकत्र हो जाते हैं। ये हो गया तुम्हारा जैव आवर्धन। ये देखो संदर्भ है, ये कीटनाशक डाला गया, पहले सवाल ले लिया, छोटी मछली, बड़ी मछली, मानव। तो मानव में सबसे अधिक यहाँ एक है, संदर्भ 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। सबसे अधिक मानव के पास होता है क्योंकि मानव सर्वाहारी होता है। ये तुम्हारा हो गया जैव आवर्धन। अब इसके बाद देखो ओजोन आता है। तो ओजोन में वातावरण में जो ओजोन है ये परावैक्निक किरणों को आने से रुकती है। ओजोन परत नष्ट हो रही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हमारे शीतलक हैं, फ्रिज है, एसी है, इनके चलने से जो ओजोन परत नष्ट हो रही है, तो ओजोन परत नष्ट होने से जगह जगह इसमें छेद हो गए हैं प्रदूषण के कारण, और जो यूवी रेज है, परावैक्निक किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ये किरणें आने से जैसे त्वचा का कैंसर है, आंखों का मोतियाबिंद है, इस तरह के तमाम रोग हो रहे हैं। तो ओजोन परत का नष्ट होना मानव के लिए हानिकारक है। अगला देखिए इसके बाद कचरा प्रबंधन में क्या होगा? कचरा प्रबंधन में जैव विनिर्माण और अजैव विनिर्माण 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। तो जो अजैव विनिर्माण है ये डिकम्पोज नहीं होता, इसका गठन नहीं होता, सिर्फ प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, ये अगर जमीन में पड़ जाते हैं तो इनका गठन न होने से जमीन में प्रदूषण होता है। जैसे पॉलीथीन जमीन में गिर गई तो उसको पानी नहीं जाएगा तो धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती है, उसको जानवर भी खाते हैं, तो इसका गठन नहीं होता। दूसरा जैव विनिर्माण ऐसे पदार्थ जैसे कोई सब्जी का छिलका है, ये कपड़ा है, ठीक है, कोई कागज है, तो ऐसे पदार्थ प्रकृति में गल करके पुनः प्रजीव मिल जाते हैं। तो जैव विनिर्माण और अजैव विनिर्माण इसमें प्रश्न बिना वगैरह पूछा है, तो ये आपको तैयार करना है। इस पार्ट को बहुत सरल पार्ट होता है, इसको जब अच्छी तरह तैयार करेंगे तो इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।